हाँ भाई, तो आज विजेता का डिस्कशन हो रहा है कि कौन जीतेगा, नेतन्याहू जीता या फिर खेमनेई जीते। सवाल जब इस तरह के हो रहे हैं तो बैठा हुआ ये प्राणी भी सोच ही रहा है कि अरे कोई तो मुझे बोल दो कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ से शांत करवाया। तो विजेताओं में भले ही ईरान और इजराइल की बात हो, लेकिन क्या आप इन्हें इग्नोर कर पाएंगे? अब ये सवाल क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि पिछले महीने जहां हमने भारत और पाकिस्तान को बढ़िया से संघर्ष में देखा, दोनों में देखिए, युद्ध जब दो देशों के बीच हो रहा हो तो उन दोनों में से या तो कोई विजेता बनता है या फिर दोनों ही सीज फायर करके अपनी अपनी शर्तों पे पीछे हट जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, लेकिन दोनों ही देश इसका सुख नहीं ले पाए। सुख ले गया तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आज भी जब भारत की तरह ईरान और इजराइल की स्थिति है, ऐसे में फिर से सवाल बनता है कि विजेता कौन? ट्रंप। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही देश एक ही चीज पर अड़े हैं कि संघर्ष हमारा था, तो संघर्ष में आप कौन होते हैं? तो ये कहते हैं कि मैंने बम चलाकर तुम्हें मजबूर कर दिया, कि तुमको मैंने युद्ध से आगे बढ़ने नहीं दिया। खैर, हम इनका भी मूल्यांकन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध जब दो देशों के बीच था, तीसरा आदमी अंकल सैम बनकर बैठा था, वो चलो मान लेते हैं कि उसने जो करवाया वो अपनी तरफ से है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान और इजराइल में विजेता कौन? क्योंकि भारत और पाकिस्तान पिछले एक महीने से यही डिसाइड करने में लगे हैं कि विजेता कौन। भारत गिनाता है कि हमने बढ़िया से नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान बताता है कि हमने बढ़िया से नुकसान पहुंचाया। दोनों अपने अपने नुकसान गिनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे, जिनके क्या निहित उद्देश्य थे वो पूरे हुए अथवा नहीं हुए, ईरान के क्या उद्देश्य थे, इजराइल के क्या उद्देश्य थे, किस तरह से ये वॉर चला, सारा की सारा विश्लेषण एक एक करके चलते हुए करेंगे। साथियों, चर्चा है 13 जून से हुए उस हमले की, जिस समय ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम से एक अटैक मिशन ऑपरेट किया टुवर्ड्स ईरान। इसमें उसने गोले चलाए, कई जगह पर कहा गया कि लगभग 20 मिलिट्री के कमांडर्स मार गिराए और 14 ईरानियन साइंटिस्ट को इन्होंने मार दिया। इजराइल ने ईरान को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसे लगता था कि इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता किसी भी समय विकसित हो सकती है। अब यहीं से पहला प्रश्न, इजराइल ने ईरान को क्यों टारगेट किया? तो आंसर था, पहला पॉइंट, कि ईरान की हरकतें इस तरह से कि वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। इजराइल का यह डर था कि जिस दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, ये हमारे ऊपर बम गिरा देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से ईरान को टारगेट कर दिया। तो टेक्निकली पहला प्रश्न तो यही रहा कि इजराइल की मंशा थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना बने। तो आज विश्लेषण होगा कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना, आगे नहीं बनेगा, क्या ऐसा कुछ हुआ? नंबर एक। दूसरा, इजराइल और अमेरिका की मंशा थी कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तित कर दी जाए, यानी कि खेमनेई की जो सत्ता है, सुप्रीम कमांडर की जो सत्ता है, वो हटा दी जाए और उनके स्थान पर रेजा पहलवी के जो बेटे हैं उन्हीं को वापस लाकर बिठा दिया जाए। इन दो डिमांड से ईरान ने हमले झेले थे, या कहिए तो इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। नेतन्याहू का यह बयान काफी वायरल है, जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इन्होंने इतना यूरेनियम फ्यूल बना लिया है कि वो किसी भी समय बम बनाने के लिए तैयार हैं और वो इजराइल पर बम गिरा देंगे। लेकिन आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया, वो ये बताते हुए तो किया कि हम ईरान को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर बम ना बना सके। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें न्यूक्लियर बम बनाते हुए देख लिया है, वो किसी भी समय पर बम बनाकर हम पर फोड़ सकते हैं, इसलिए हम बम मार रहे हैं। वास्तविकता जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि नेतन्याहू का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया था। अब से पहले कम से कम 5 बार नेतन्याहू अलग अलग समय पर यह कह चुके हैं कि बस न्यूक्लियर बॉम्ब बनने ही वाला है। मैं अभी आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपके मन में खुद यह संशय उत्पन्न हो जाएगा कि इसका मतलब इजराइल को केवल हमला करना था, न्यूक्लियर बॉम्ब तो केवल एक बहाना था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इनके टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट्स को मार गिराया।
बदले में ईरान भी निकलकर आया और उसने इजराइल के कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। निशाना दोनों तरफ से बन रहे थे। 2-4 दिन बढ़िया नुकसान हुए। इस बीच में इजराइल का भी काफी नुकसान हुआ, ईरान का भी नुकसान काफी हुआ। दोनों के अपने अपने नुकसान हुए। इसमें कई सीनियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान के जो बड़े चेहरे थे वो इस पूरे हमले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। इस बीच में अमेरिका की एंट्री होती है, जहां शुरुआत में वो इजराइल के साथ आते हुए दिखे, बीच में वो पीछे हटते हुए दिखे, 2 हफ्ते का टाइम मांगा, लेकिन फाइनली B-2 बॉम्बर्स भेजकर 22 जून को इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पर जहां पर एनरिचमेंट चल रहा था उनको निशाना बनाया और निशाना बनाकर एज ऑफ अमेरिकाज स्टेटमेंट कि हां भाई हमने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। फॉर्दो, नतांज और इस्फहान को अब यहां पर न्यूक्लियर कैपेसिटी विकसित नहीं हो पाएंगी। ठीक है साहब। रिवेंज वुड बी ईरान वर्स्ट मिस्टेक। अमेरिका उनको धमकाते हुए कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई की तो वो उनके लिए बहुत घातक होगा, लेकिन ईरान कतई नहीं माना। ईरान के साथ साथ दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। किया उन्होंने बकायदा कतर पर अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। ईरान ने ना केवल कतर में बल्कि इराक में भी कुछ ठिकानों के ऊपर गोले चलाए। यानी कि अब बात की जाए इजराइल के बाद ईरान की, तो ईरान ने यूएस बेस को निशाना बनाया, इजराइल के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया, कतर में यूएस बेस को निशाना बनाना तीसरे देश को इन्वॉल्व करने जैसा था, सब कुछ हुआ। तो ईरान ने जो किया वो इन दोनों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़िया से काम किया। ट्रंप आए, आकर मध्यस्थता कराने का काम किए, मध्यस्थता करा दिए, सारी बातें हुई। इजराइल की तरफ से भी स्वीकार हुआ, इनकी तरफ से भी स्वीकार हुआ। सबने कहा, ट्रंप तक मानने को तैयार हो गए कि हां भाई सीज फायर हो गया है, सब मान गए हैं। आज के दिन स्थिति यह है कि ना तो इजराइल की वेबसाइट पर ना ईरान की वेबसाइट पर युद्ध से जुड़ा कोई भी अपडेट नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे भारत पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उलझे थे, बाकायदा दोनों के बीच सीज फायर हुई तो दोनों तरफ से बिल्कुल शांति हो गई। थोड़ी देर तक तो जरूर पाकिस्तान की तरफ से गोले बारूद चलते रहे, लेकिन समय के बाद में वो सब शांत हो गए थे। भारत की तरह ही सीज फायर ईरान इजराइल के बीच हो गया था। हालांकि इस बीच में भी क्रेडिट अमेरिका ही खाया था। अब फिर से वही स्थिति थी। इस बार ईरान इजराइल के बीच में भले ही लड़ाइयां हुई हो, लेकिन क्रेडिट के नाम पर अगर कोई व्यक्ति निकल कर आया तो वो यही थे, और इन्होंने यही कहा कि अगर मैं B-2 बॉम्बर नहीं चलाता तो ये युद्ध नहीं रुक पाता। अच्छा, दुनिया भी ये बात मानने को तैयार होती है कि अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर नहीं चलाता तो शायद ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएशन पर तैयार नहीं होता। ये आप भी और हम भी इस बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बम गिराने के अगले दिन ही वो तैयार हो जाता है ईरान कि आइए मैं सीज फायर को तैयार हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं सीज फायर कर लूंगा। लेकिन यह जंग तो अमेरिका वर्सेस ईरान थी ही नहीं, यह जंग तो ईरान वर्सेस इजराइल थी। ईरान वर्सेस इजराइल के ऊपर ही इसी वजह से फैसला हो रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब भी यूएन में बैठते थे एक ही बात गिनाते थे कि दुनिया के लिए अभिशाप हैं लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान। इन सबको फ्यूल ईरान की तरफ से मिलता है। ईरान के अंदर बकायदा इस तरह के सीक्रेट एटॉमिक वार हाउसेज हैं, जहां पर वेयर हाउसेज हैं, जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर कैपेसिटीज विकसित कर ली हैं। ऑलरेडी 70% वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुके हैं। 90% तक जैसे ही इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो जाएगा, ये तत्काल प्रभाव से बम बनाकर हम पर गिरा देंगे। साथियों, आज के दिन एक बढ़िया रील वायरल हो रही है और वो रील है 1996 से लेकर अब तक के नेतन्याहू की, जिसमें 1996 में, आज से 30 साल पहले भी ये यही कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। ये रील इस समय काफी चर्चा में है। ईरान वीक अवे फ्रॉम बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब 30 ईयर, ये 1996 का इनका बयान है। इसके बाद में ईयर दर ईयर ये चीजें चेंज होती गई। हर बार ये यही कहते हुए पाए गए कि ये अपने गोल के बिल्कुल नजदीक हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले ही हैं। 2002 में भी, दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, इट इज फैक्ट, इराक, ईरान और लीबिया रेसिंग डेवलप न्यूक्लियर वेपन। 2012 में ये कहते हैं, कुछ महीने की बात है, कुछ हफ्ते की बात है, इनके पास में इनफ एनरिच्ड यूरेनियम होगा पहला बम बनाने के लिए। फ्यू ईयर्स में ईरान के अंदर गारंटीड है। 2015 में ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास होगा। 2018 में कह रहे हैं ईरान जस्ट कंप्लाई, दे गो
हैव विद इन ए फ्यू ईयर प्रिसाइजली 2018 में भी ये कहते हुए पाए जाते हैं। दे हैव वेयर, मतलब यही पूरी तरह से 2018 का, 2019 का इनका ये बयान है जिसमें IAEA के रिपोर्ट को ये हवाला देते हैं कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। 2020 में ये कहते हैं कि कुछ ही महीने में ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। 2025 में ये कहते हैं कि इनके पास में पूरी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया है। नेतन्याहू के इस बयान को जबरदस्त सर्कुलेशन मिल रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू, आपने दुनिया को ये तो भय बिठा दिया कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, लेकिन आप 30 साल से कह रहे हैं ये अब तक बना क्यों नहीं पाए। इसका कहीं अर्थ ये तो नहीं निकलता कि इजराइल के खिलाफ ईरान बयान देता है और आपको वो बयान पसंद नहीं थे क्योंकि वो केवल एक ही लाइन बोलता था, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। आपको ये बात पसंद नहीं थी, बस आपने इस वजह से ईरान को टारगेट किया। लेकिन दुनिया में आपके खिलाफ मोमेंटम ना बने, इसलिए आप सबसे यही कहते रहे कि मैंने न्यूक्लियर बम बनते देख लिए या फिर ये लोग न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, हमने इनकी इंटेलिजेंस पर ही भरोसा किया, माना कि साहब ये कह रहे हैं तो ठीक होगा। पहले 1 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी थी, फिर 2 की थी, अब ये बोलने लगे हैं कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर इन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर लिया है। चाहे जो भी हो, फिलहाल के लिए बड़ा प्रश्न यही है कि इजराइल ईरान को टारगेट क्यों करना चाहता था। कारण इसलिए क्योंकि भविष्य में ईरान इजराइल पर बम ना गिरा दे, क्योंकि ईरान अक्सर यही कहता था कि यह केवल 1 बम के बराबर है, 1 न्यूक्लियर बम डालूंगा जिस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा। बस इजराइल ने इसी डर के चलते ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में उन्होंने टारगेट किया उन न्यूक्लियर साइट्स को जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। चलिए साहब, ये तो एक पहलू हुआ। तो क्या आज इजराइल को अपना जो उद्देश्य था वो पूरा होता दिखा? जवाब ट्रंप की तरफ से आता है। ट्रंप हर जगह एक ही लाइन कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हमने अमेरिका की तरफ से जिन जगहों पर हमला किया वहां से अब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, हमने उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल का दूसरा मत था कि वो खैमनेई की सत्ता परिवर्तित कर दें, क्योंकि 1979 से जब से खैमनेई सत्ता में आए हैं, या फिर इनकी जो विचारधारा की सत्ता आई है, खुमैनी की सरकार थी पहले, तब से ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ हो रखे हैं। इनका मत था कि इनकी सत्ता परिवर्तित कर दी जाए। इन्होंने बकायदा किल खैमनेई तक का भी प्लान बनाया था। ये तो ट्रंप ने बीच में आकर कहा कि नहीं, खैमनेई को मारना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनकर आता है कि अगर इजराइल ये चाहता था कि ईरान में सत्ता परिवर्तित करना, ये ध्यान रखिएगा, इजराइल ने बकायदा बड़ा सोच करके राइजिंग लॉइन नाम रखा था। क्यों? क्योंकि असल मायने में पहले ईरान का नाम पर्शिया होता था। उस समय इनके फ्लैग पर इस तरह से राइजिंग लॉइन का निशान होता था। राइजिंग लॉइन ईरान हुआ करता था। जब से कट्टरपंथ आया तब से कुछ इस प्रकार से कोई खंजर जैसा जो चीज है वो इनके फ्लैग पर आ गया। इसी वजह से इजराइल ने राइजिंग लॉइन नाम का जो प्रोग्राम रखा, असल में वो वाले पर्शिया की पुनः स्थापना थी जो कभी इजराइल का दोस्त हुआ करता था। तो इनका उद्देश्य इस प्रकार से था कि इनके झंडे पर जो राइजिंग लॉइन था वो वापस हम लेकर आएंगे। मतलब इजराइल की मंशा थी कि खैमनेई सत्ता परिवर्तित हो और हम खैमनेई को हटा करके नया ईरान बनाएं जो कि पुराने पर्शिया जैसा हो। लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तित नहीं हुई। बकायदा इन्होंने प्रयास सारे किए, उनके कमांडर्स मार गिराए, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट मार गिराए, लेकिन इन सब के बावजूद खैमनेई आज भी बरकरार हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर जहां जहां हमले किए, चाहे B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए, उन सभी जगहों पर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ये क्लेम करते हैं। और हो सकता है कि अब इजराइल ये कहता हुआ भविष्य में कभी ना दिखे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनके इस अचीवमेंट के लिए क्या इजराइल को बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप आज के दिन नाटो की बैठक में गए हुए हैं। नाटो की बैठक चल रही है नीदरलैंड के अंदर। 24 और 25 जून के दिन नाटो कंट्रीज की मीटिंग होनी थी। नाटो में 32 देश हैं, अमेरिका उनमें से सबसे पावरफुल है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नीदरलैंड के अंदर द हेग नाम से जो जगह है वहां पर बैठक चल रही है। उस बैठक के अंदर वो सारे देश जो एक साथ हमला करने की फिराक में होते हैं, नाटो का उद्देश्य यह है। उनके बीच में ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर वॉर रुकवाया ही रुकवाया, मैंने ईरान और इजराइल का वॉर भी रुकवा दिया। और यहां पर ट्रंप ने अपनी तरफ से 2 ऐसी बातें कही जो दोनों देशों को कतई रास नहीं आई। पहला, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया है और इस बात को
इजराइल ने कंफर्म भी किया है, अपने आदमियों को भेजकर, मोसाद के एजेंट्स को भेजकर वहां चेक करवा लिया है, अब उस जगह पर कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। यह ट्रंप का पहला रिमार्क था। ट्रंप का दूसरा रिमार्क यह था कि ईरान ने भी बड़ा तगड़े तरीके से फाइट करी, उसने इजराइल को हिला के पटक दिया। इजराइल की कई सारी बिल्डिंग्स हिल गई, जर्जरा गई। मतलब दो प्रकार से ये दोनों देशों के बारे में प्रतिक्रिया दे दिए, लेकिन इजराइल के साथ जिस तरह से इन्हें साथ देना चाहिए था, ये साथ नहीं दिए। ये ईरान को भी बढ़िया अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनके बयान से अल्टीमेटली विजेता कौन बना? केवल अमेरिका, जिसने दोनों को बढ़िया से झगड़वाया, दोनों के ऊपर बम गिरवाया, दोनों से बढ़िया तुड़वाया, सब हुआ, लेकिन दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे को लेकर के परेशान रहे कि कहीं इनका हाल वैसा ही तो नहीं हो गया जैसा भारत का हुआ था। क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल और भारत दोनों एक जैसी मानसिकता से पीड़ित हैं, और वो क्या है कि भैया आतंक के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है। भारत हमेशा आतंक के खिलाफ रहा है, इजराइल भी आतंक के खिलाफ रहा है। दोनों इस बात में एक दूसरे के साथ एक जैसा मोटिव शेयर करते हैं। ऐसे में भारत के अंदर लोग इजराइल से बड़ा कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इजराइल में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीयों ने उसे बढ़िया से कनेक्ट किया कि यार हम भी इसी दर्द से पीड़ित हैं जिससे आप पीड़ित हो। लेकिन वाइस वर्सा भारत में लोग ईरान से भी सिंपैथी रखते हैं, और उसके पीछे का कारण यह है कि ईरान सेंट्रल एशिया में हमारी पकड़ हो, या फिर हमारा ऑयल पार्टनर हो, या फिर इंडिया में जो शिया मुसलमान हैं वो ईरान के शिया मुसलमानों से जिस तरह का कनेक्ट फील करते हो, कल्चरली हम एक दूसरे के साथ बढ़िया कनेक्ट फील करते हैं। इसलिए भारत में ईरान की भी चर्चा होना लाजमी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर गोले गिराए थे तो उन गोलों के बाद में जिक्र यही हुआ था कि भारत ने अपने टारगेट न्यूट्रलाइज कर दिए, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए। दोनों ने अपनी तरफ से नुकसान गिनाए। अल्टीमेटली विजेता कौन? तो बोले साहब अमेरिका विजेता, जिसने दोनों को रुकवा दिया। नेतन्याहू कहते नहीं थक रहे कि हमने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे पछाड़ दिया है। लेकिन साहब यहां इंटरेस्टिंग बात कुछ और है, और वो ये है कि खमेनेई के सत्ता के समर्थन में पाकिस्तान के अंदर बढ़िया नारेबाजी हो रही है। बाकायदा पाकिस्तान में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के समर्थन में कि हां भाई ईरान ने जो है वो इजराइल को सीज फायर के लिए मना लिया, या फिर इन्होंने इतने गोले चलाए कि इजराइल और अमेरिका को चुप होना पड़ा, उन्हें गोला खाकर चुप रहना पड़ा। ईरान की इस तरह से तारीफ हो रही है कि इन्होंने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान की मीडिया में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ईरान ने इजराइल को ना केवल उसके घर में घुसकर मारा, अपितु खुद आगे से सीज फायर मांगने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से मारा कि अमेरिका के एयर बेस तक को टारगेट कर दिया। इस तरह से मारा कि ईरान को सोचने के लिए तो लोग कह रहे थे कि अगला इराक ये लोग बना देंगे, हमास की तरह, गाजा पट्टी की तरह ईरान को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका और इजराइल को आगे से मांगना पड़ा कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। इस वजह से ईरान में इस तरह का झंडा उठ रहा है। ईरान के समर्थन में लोग रैलियां कर रहे हैं, विजेताओं की तरह जश्न मनाया जा रहा है कि ईरान ने उन्हें विवश कर दिया। दोनों के अपने मोटिव हैं। जहां एक और इजराइल कह रहा है कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, जो उनका सबसे बड़ा थ्रेट था वो उसे न्यूट्रलाइज कर दिए। तो क्या इजराइल को विजेता की ट्रॉफी दे दी जाए? दूसरी तरफ ईरान की बात हो तो ईरान का बस इतना कहना है कि तुमको लगता है कि तुमने नष्ट कर दिया, हम तो सारी चीजों को उठा के ट्रक से निकाल ले गए थे। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को हमने इतना मारा कि आप आगे से हमसे सीज फायर मांगने के लिए विवश हुए। पहले तो अमेरिका खुद तैयार ही नहीं हो रहा था कि वो वॉर में इन्वॉल्व होगा या नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर वो वॉर में इन्वॉल्व हो भी गया तो उस वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद वो तुरंत सीज फायर की डिमांड करने लगा। इजराइल सीज फायर की डिमांड करने लगा। ये ईरान के अंदर मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि हमने उसे इतना मारा, और तो और जब हमने उसे सीज फायर के बाद भी मारा तो वो अमेरिका के कहने पर हम पर गोला नहीं चला पाया। मतलब हमने इजराइल को विवश कर दिया। अब इस बात में खुशी किस बात की है? ईरान इस बात से खुश है कि हमारा हाल बहुत बुरा हो सकता था। ये लोग हमें इराक की तरह, जैसे सद्दाम हुसैन को मारने के चक्कर में इराक को छेद दिया था अमेरिका ने, ऐसा हमें नहीं छेदे। जिस तरह से अमेरिका ने, जिस तरह से इजराइल ने लेबनान को, सीरिया को या फिर गाजा पट्टी को पूरी तरह छेद दिया है, ये ऐसा हमें नहीं छेदे। इस बात की खुशी हो रही है कि ईरान ने अपनी सहायता, अपनी क्षमताओं से इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया कि इजराइल खुद आगे से
इजराइल की तरफ से शांति प्रस्ताव निकल कर आया। ईरान में इस तरह का मैसेज चल रहा है। तस्वीरें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि खैमनेई के आगे ट्रंप झुककर माफी मांग रहे हैं कि सर प्लीज रोक दीजिए, बहुत दिक्कत हो गई है। ईरान इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है वहां से ट्वीट करता है और कहता है कि जय हिंद, जय भारत और हम जय ईरान, जय हिंद, और अपनी तरफ से इस बात पर संतोष जताता है कि इंडिया की तरफ से जो ईरान का समर्थन हुआ हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है कि ट्रंप जहां इजराइल को विजेता बताते हैं वहीं वो ईरान को भी विजेता बताते हैं। ईरान को विजेता कैसे बताते हैं? वो अपनी तरफ से यही कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे गोले चलाए कि इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया, इजराइल की बिल्डिंगें हिल गई। तो अगर ट्रंप की बात मानी जाए तो दोनों विजेता हैं। अल्टीमेटली फैसला आपको करना होगा कि आपकी तरफ से विजेता कौन है इस युद्ध का, या इसके हालात भी भारत और पाकिस्तान की तरह ही हैं। भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों को मारा हो, भले ही भारत ने एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के ऊपर हमला किया हो, फिर भी अल्टीमेटली यही बात हुई कि साहब हमने विजेता के रूप में खिताब नहीं पहना। इस नैरेटिव वार में फिर से ट्रंप बाजी मारकर जीत गए हैं और उसके साथ साथ ईरान इस बात पर खुश है और उसके समर्थक इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने इजराइल को मना लिया सीज फायर के लिए। अब आप ही बताइए कि अल्टीमेटली विजेता कौन? क्या इजराइल जिसने परमाणु बम बनाने की सुविधाओं को नष्ट कर दिया, या ईरान जो अपने आप का बड़ा नुकसान करवाने से रुक गया, जिसने अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसा शांति प्रस्ताव कर लिया जिसके चलते ईरान का बुरा होने से बच गया? और तो और अमेरिका खुद यह बोल पड़ा कि तुम अब चाइना के साथ बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, चाइना के साथ मिलकर के बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ट्रेड का रास्ता ईरान के लिए खुल गया। आपको क्या लगता है दोनों में से विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोनों के अपने हित मैंने आपको समझा दिए हैं। जहां इजराइल का पक्ष है वहीं ईरान का भी अपना पक्ष है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली नैरेटिव वॉर का असर है। जैसा भी हो, अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा।